मेरा नाम हेमा है और यह कहानी मेरी एक दोस्त की है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि दरअसल इंसान कितनी अजीब चीज है। आज मैं आपको अपनी दोस्त की कहानी सुनाने वाली हूं, जो कि उसकी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को सिर्फ एक औरत की कहानी समझकर सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि एक औरत के साथ कितने मसले होते हैं। जिनकी यह कहानी है, उनका नाम रमा है। रमा बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। वह अपने पति के घर में रहती थी, जो बहुत पुराना घर था। उसके घर की 2 मंजिलें थीं। मुझे तो उसका घर बहुत ही डरावना सा लगता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर देश की आज़ादी के पहले का हो, क्योंकि इतना पुराना तो तभी हो सकता था। और ऐसे घर में भला कौन रहता है? लेकिन उस घर में केवल 2 ही लोग थे, क्योंकि रमा की शादी के 2 साल बाद भी उसके यहाँ संतान नहीं हुई थी। वह बहुत परेशान रहती थी। मैं उसके घर के पास वाले घर में रहती थी और अक्सर वह मुझे यही कहती रहती थी कि मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही है। मैंने कहा, तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवा रही हो? तो वह सिर झुका लेती थी और कहती थी, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी इस बात को समझने में मुश्किल होती थी कि इलाज की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर वह ठीक है तो संतान क्यों नहीं हो रही? और अगर इलाज की जरूरत है तो इलाज क्यों नहीं कर रही? कहते हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, और अगर शक्ल नहीं बदली तो उसका शरीर बदल जाता है। एक कुंवारी लड़की और एक शादीशुदा लड़की को देखकर कभी-कभी अंदाजा हो जाता है। जब हम बाजार जाते हैं तो उन लोगों को पता होता है कि हमारी शादी हुई है या नहीं। अगर हमने मन में सिंदूर नहीं लगाया या मंगलसूत्र नहीं पहना, तो भी वे बता सकते हैं कि किसे बहन कहना है और किसे बेटी कहना है। मेरी दादी कहती थीं कि एक शादीशुदा औरत की चाल बदल जाती है और उसकी चाल से ही लोगों को पता चलता है। दुकानों पर बैठने वाले मर्द दिन भर में कितनी औरतों को आते जाते देखते हैं, इसलिए उनका अंदाजा इस मामले में बिल्कुल ठीक होता है। शादी के कुछ अरसे तक रमा के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर उसके पति ने एक कारोबार शुरू किया जिसमें वह साल के लाखों रुपए कमाने लगा। लेकिन उसे दूसरे शहर में जाना पड़ता था और हम लोग एक बहुत ही छोटे शहर में रहते थे, जहां घर भी पुराने थे और लोग भी पुराने। वह दूसरे शहर में जाता और हफ्ते में केवल एक बार ही घर आता था। जिस दिन उसके पति को आना होता था, रमा खुद को बहुत सज संवर कर बैठी रहती थी। एक दिन वह मेरे पास आई और बोली, मुझे अच्छा सा तैयार कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा मेकअप करना आता था। मैंने कहा, क्या बात है, आज बड़ी खुश हो? तो उसने कहा, आज मेरा पति आ रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा तैयार कर दो कि वह मुझे देखते ही मेरे कदमों में गिर जाए। मैंने कहा, पागल, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम तैयार न भी हो, फिर भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, और तुम्हारा पति तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी मोहब्बत को एक नया रंग देने की जरूरत होती है। आज मैं बहुत प्यारी लगना चाहती हूँ, तुम मुझे अच्छे तरीके से तैयार कर दो। मैंने उसे बहुत खूबसूरत तैयार किया, लेकिन जब रात हुई तो उनके घर में काफी खामोशी थी। हमारे घर की दीवार मिलती थी। मुझे लगा कि उसके पति आएंगे तो आज उस घर से कोई अच्छी आवाज सुनने को मिलेगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वैसे भी उस घर में रमा को रोते हुए ही सुनती थी। सुबह जब उससे पूछती थी तो वह कहती थी, ठीक हूँ। जब उसके रोने की आवाज यहाँ तक आ सकती थी, तो फिर हंसने की आवाज भी तो आ सकती थी, लेकिन उसके हंसने की आवाज कभी नहीं आती थी। उसका पति घर आता तो भी गहरी खामोशी होती थी। ऐसा लगता था जैसे वे लोग आपस में बात नहीं करते। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे और वह मेरी दोस्त थी। वरना मैं कभी भी किसी के घर के बारे में नहीं सोचती, लेकिन कभी कभी यह जरूर सोचती थी कि एक ही गली में साथ साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। लोग कहते हैं कि हमने दूसरे शहर में बेटी नहीं दी, नहीं तो उसके साथ कोई मसला बनेगा और हम वक्त पर पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बेटी आपके पास वाले घर में भी हो तो आपको पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बार उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया तो फिर हमें दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है हम क्या जाने। रमा जितनी खूबसूरत थी, कोई बेवकूफ हो सकता था जो उसके साथ झगड़ा करता या उसे खुश नहीं रखता, वरना तो जो भी होता वह उसे बहुत खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन वह सारी रात रोती रहती थी। सुबह उसका पति घर से निकल जाता। जब मैं दूध ले रही थी तो वह सामान लेकर जा रहा था। मैंने दूध अंदर रखा और रमा के पास चली गई तो देखा कि जिस तरह से मैंने उसे तैयार किया था, वह उसी तरह से चारपाई पर बैठी बैठी सो रही थी।
मैंने उसे जगाया तो वह डर कर जागी। मैंने कहा, क्या हो गया? तुम यहाँ पर सो रही हो, पति तो चले भी गए। उसने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, चले गए? मैंने कहा, तुम तो बिल्कुल वैसे ही पड़ी हो जैसे कल मैंने तुम्हें तैयार किया था। क्या पति ने तुम्हें देखा नहीं? तो उसने सिर झुका लिया। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे कुछ बताओ तो सही। लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई और कमरे में चली गई। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठी थी तो मैंने सोचा, क्या बात है? मैंने उससे पूछा, तुम एक बहुत ही सुंदर लड़की हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी जिंदगी में कोई सास या ननद नहीं है, कोई देवरानी जेठानी भी नहीं है, बस तुम एक घर में अकेली रहती हो अपने पति के साथ। उसका पति पैसे भी अच्छे कमाता है, देखने में भी ठीक ठाक है, और लड़की इतनी सुंदर हो कि उसे देखकर कोई भी मर्द पागल हो जाए। लेकिन वही लड़की अगर दिन रात रोती रहे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरी मन ने कहा कि मुझे यह तो नहीं पता कि ऐसी लड़की क्यों दिन रात रोती रहेगी और किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन बेटा, जब औरत की शादी हो जाती है तो फिर उसकी जिंदगी में चाहे कोई खुशी आए या कोई गम, उसका जिम्मेदार उसका पति ही होता है। उसके चेहरे पर आने वाली खुशी और आंखों में आने वाले आंसू केवल और केवल उसके पति की वजह से होते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक शादीशुदा औरत की सारी जिंदगी उसके पति के चारों ओर घूमती है और वह किसकी बात सुनती है? और फिर तुम कह रही हो कि उसकी जिंदगी में पति के अलावा कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके पति की तरफ से ही उसे कोई ऐसा दुख मिल रहा है जिसे वह सहन नहीं कर पा रही है। मैंने फिर उससे बात करने के लिए गई, लेकिन उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई और मैं वापस अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद मुझे उसके रोने की आवाजें आने लगीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मुझे समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसका कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ था, कोई भी अरमान पूरा नहीं हुआ था। शायद उसके पति ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, क्योंकि वह उसी तरह बैठी थी। दिन उसी तरह गुजरते रहे। रमा ने फिर मुझे अपने दिल की बात बता ही दी। उसने कहा, आज मेरे पास दुनिया की हर चीज है। मेरा पति बहुत अच्छे पैसे कमाता है, सब कुछ है मेरे पास, पर मेरा पति मेरे पास नहीं है। उस दिन मेरे पति ने मुझे सिर्फ एक नजर देखा और कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। और वह मुंह हाथ धोकर अपने कमरे में सो गया और मेरी तरफ वापस नहीं आया और सुबह उठकर चला गया। अब यह हमेशा ही होता है। वह हफ्ते में एक बार आता है और मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने रमा से कहा, अब तुम्हारी उम्र भी कम है और तुम्हारी शादी को केवल 2 साल हुए हैं। फिर ऐसा क्या हो गया है पति को? पहले तो वह ऐसे नहीं थे। उसने कहा, वह पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन पहले मुझे यह सब कुछ सामान्य लगता था। मुझे लगता था कि सारी जिंदगी पड़ी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो वह मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊं? मैं तो एक इंसान हूँ। मैं क्या करने आई हूँ इस दुनिया में? इंसान इस दुनिया में क्या करने आता है? एक आम इंसान का क्या ख्वाब होता है कि मैं किसी से शादी कर लूं, वह मुझसे बहुत मोहब्बत करे और हम बच्चे पैदा करें। मुझे भी पता है कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, इस वजह से नहीं कि मेरे अंदर कोई बीमारी है। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। अगर मेरे पति चाहेंगे तो मेरे यहाँ संतान हो जाएगी, लेकिन वह ऐसा चाहते ही नहीं है। शायद उन्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस घर में तो कोई भी नहीं है जो मेरी जिंदगी को बर्बाद करे। हम दोनों अकेले होते हैं। हमें तो चाहिए कि हम दिन रात एक दूसरे के साथ रोमांस करें। हमें किसी ने देखना भी नहीं है। कभी वह मेरा हाथ पकड़े, कभी मैं शर्मा हूँ। जहाँ चाहें, जिस हाल में बीतें, एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दें। न किसी का डर, न किसी की फिक्र, न कोई हमारी बात सुन सकता है, न कोई हमें देख सकता है। जिंदगी तो उन लोगों का ख्वाब होती है, जिंदगी नहीं। लेकिन मैं ख्वाब में होकर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक औरत हूँ हिमा, और वह मेरी और तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं और मेरी जिंदगी में क्या है। मेरा तो कोई ख्वाब भी नहीं है। मैंने पढ़ाई की, लेकिन कुछ बनने के लिए नहीं। मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं आता जो मैं कहूं तो मैं बैठकर करती रहूं। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो कहते हैं कि हमने जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है। मुझे तो बस शादी करनी थी। शुरू से ही मुझे यह सिखाया गया कि बस तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी जिंदगी का मकसद शादी है। क्योंकि मैं सुंदर हूं, इसलिए अच्छी जगह पर शादी हो गई। अकेला लड़का मिल गया, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हुए।
मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ मांग भी नहीं रही, फिर भी मुझे यह सब कुछ नहीं मिल रहा। शायद उसने कोई दूसरी शादी कर रखी है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मैंने अपनी दोस्त को तसल्ली दी, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान थी और मैं उसके दिमाग में कोई वहम नहीं डालना चाहती थी। मैंने कहा कि 1 हफ्ता गुजरना में कितने दिन लगते हैं। अगले हफ्ते को तुम अच्छे तरीके से तैयार होना और अपने पति से यह बात करना। उसे कहना कि मुझे तुम्हारे वक्त की जरूरत है, पैसों की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वो ऐसा ही करेगी। मैंने उसे तसल्ली दे दी। अगले हफ्ते भी मैंने ही उसे तैयार किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह मंजर देखकर मैं हैरान रह गई कि उसके घर से धुआं उठ रहा था। मैं फौरन उस घर की तरफ भाग गई। वो वैसे भी मेरी दोस्त और हमसाई थी और उस नाते भी मेरा फर्ज था। मैं जब घर में गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। रमा सामने जमीन पर बनी हुई 2 कदम की सीढ़ी के ऊपर ऐसे बैठी थी जैसे जिंदगी भर की मेहनत को आग लगा दी हो, और सामने उसके सूट जल रहे थे, जिनको उसने बहुत शौक से यह सोचकर लिया था कि मैं पहनकर अपने पति को दिखाऊंगी। मैंने उन जोड़ों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब आग लग चुकी थी। मैंने रमा को जाकर झंझोरा, यह क्या किया तुमने? और भाई कहाँ है? उसकी आंखों में आंसू थे। वो किसी मशीन की तरह बैठी थी। उसने मेरी तरफ सिर घुमाया और मुझे देखकर कहा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तो फाइल लेने आया था। मैंने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? ये तुमने क्या किया है? उसने कहा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तो फाइल लेने आया था। वो किसी मशीन की तरह बोल रही थी। अब तो मुझे उससे डर लग रहा था। शायद यह उसके पति के अल्फाज थे। उसकी आंसू भरी पत्थर आंखों में हजारों अरमान तड़प रहे थे और जुबान पर वो अल्फाज थे जो शायद उसे भाई ने कहा था। वो अचानक से चिल्लाई, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तो अपनी फाइल लेने आया था। मैं पूरा हफ्ता उस व्यक्ति का इंतजार करती हूँ और यह मुझे हफ्ते बाद आकर कहता है कि फाइल लेने आया था। 2 घड़ी मेरे पास बैठ नहीं सकता था, मुझसे पूछ नहीं सकता था कि मैं कैसे हूँ। मेरी हथेली पे पैसे रखे और अपनी फाइल लेकर यहाँ से चला गया। मुझे एक नजर देखा भी नहीं। एक औरत अपने पति को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कर सकती है? तैयार हो सकती है, अच्छा खाना बना सकती है, घर को साफ कर सकती है और ज्यादा से ज्यादा उसकी तारीफ करके उसे यह एहसास दिला सकती है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने यह सब कुछ किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। बहुत सारे पैसे दिए थे उसने मुझे, मैंने उनको भी आग लगा दी है। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपने पति को कहीं गिरवी रख दिया और मुझे उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा पति तो मेरे साथ ही नहीं है। वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन वो ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा जिसके लिए मैंने उसके साथ रहने की कसम खाई थी, जिसके लिए मैंने उससे शादी की थी, उसको अपना सब कुछ समझा था। ये किस किस्म का इंसान है? ये क्या चाहता है? इस घर में रहते हुए मैं मर जाऊं, मुझे एक औलाद नहीं दे सकता। अगर मेरे पास औलाद हो तो कम से कम मैं औलाद में अपना दिल लगाऊं तो उसके बारे में सोचना भी छोड़ दूंगी। अब मैं क्या करूं? रमा पागलों की तरह चिल्लाई और इतनी जोर से चिल्लाई कि उसके होंठों के किनारे भी फट पड़े और उनसे खून निकलने लगा, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। मैं हैरान रह गई कि मेरी दोस्त को यह व्यक्ति किस मुकाम पर ले आया। वो इतनी अच्छी, हंसने मुस्कुराने वाली, खूबसूरत और चंचल लड़की थी। जब औरत किसी से मोहब्बत करती है तो उस व्यक्ति का वक्त, उस व्यक्ति की एक मोहब्बत भरी नज़र ही उस औरत के लिए काफ़ी होती है, और वो उस एक मोहब्बत भरी नज़र के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है। रमा मोहब्बत करने वाली बहुत अच्छी इंसान थी। उसे मोहब्बत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं चाहिए था। उसने कुछ मांगा भी नहीं था, लेकिन उसे मोहब्बत ही नहीं मिल रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मोहब्बत नहीं, पैसा चाहिए होता है, और उनको मोहब्बत मिल जाती है तो वह तंग हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो पैसे चाहिए। लेकिन रमा ऐसी लड़की थी जिसको मोहब्बत चाहिए थी और उसको पैसे मिल रहे थे। शायद यह भगवान की मर्जी और उसका रचाया हुआ खेल है कि वह हमें इस तरह की परीक्षा में डाल देता है। क्या करूं मैं इन पैसों का? ना तो हम इन पैसों से मिलकर कहीं बाहर जा सकते हैं, न वह इन पैसों से मेरे लिए फूल खरीद के ला सकता है, न इन पैसों से वह मुझे कहीं सिनेमा लेकर जा सकता है, मुझे शॉपिंग करवा सकता है। यही तो छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, छोटे छोटे सपने होते हैं, खुशियां होती हैं। जब यही नहीं पूरे हो सकते तो इन पैसों का क्या करूं? अच्छा खाना खाने से भी मेरी सेहत नहीं बन रही है, क्योंकि मेरे अंदर दुख भर गया है।
मुझे खुशी की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे मेरे पति की ज़रूरत है। उसे बुखार हो गया और मैं उसके पास ही बैठी रही। मेरा पति अच्छा था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो अकेली रहती है, तुम उसका ख्याल कर लो, मैं माँ को कह दूंगा, वो मुझे खाना बना देंगी। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने उसके पति को कॉल किया, तो उसने कहा कि मैं तो बड़ा मशरूफ हूँ, बड़ा ही जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। जबकि वो जिस शहर में काम करने जाता था वो 2 घंटे ही दूर था। अगर वो चाहता तो रोज जाकर रोज वापस आ सकता था। साफ पता चल रहा था कि उसने बहाना बना रखा था। रमा की हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। फिर ये समाज कहता है कि औरतें गलतकारी क्यों करती हैं? क्या जरूरत नहीं होती है औरतों को? अगर रमा फिर भी खुद को संभाल कर बैठी थी तो यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये व्यक्ति कोई जिम्मेदार इंसान नहीं था। उसको औलाद की खुशी भी नहीं दे रहा था, जबकि दे सकता था। सारी रात मैं रमा का ख्याल करती रही। सुबह उसकी तबीयत बेहतर हुई तो मैं वापस अपने घर आई। अपने पति को वापस भेजकर फिर से रमा के लिए सूप बनाकर ले गई। जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने एक गाना चला रखा था और उस गाने को सुन रही थी। मैं देखकर हैरान थी। वो गाना जैसे उसके लिए ही लिखा गया था। उस गाने के अल्फाज कुछ इस तरह के थे: मेरा नाम तक जो न ले सका, जो मुझे करार न दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार न दे सका, वही व्यक्ति मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है। मैंने जाकर गाना बंद कर दिया और कहा, तुम अपनी खुशी अपने अंदर क्यों नहीं तलाश सकती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें सिर्फ एक मर्द ही पूरा कर सकता है? ऐसे लोग भी तो होते हैं जिनके पति नहीं होते, जिन लोगों को मोहब्बत नहीं मिलती। तो क्या वो लोग खुश नहीं रहते हैं? तुम्हारी गलती यही है कि तुमने अपनी खुशियों का मरकज अपने पति को बना लिया है। क्यों कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? और अगर नहीं है तो अपनी जिंदगी में कुछ डालो, कुछ ऐसा करो जब वह आए तो तुम भी उसकी तरफ नहीं देखा करो। तुम भी मसरूफ रहा करो, उसे भी पता चले कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बैठी होती है। अरे ये तो इंसान की फितरत है कि जब आप उसके पीछे भागो तो वह आगे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब आप उसके पीछे नहीं भागते तो फिर वह आपके पीछे वापस भागने के लिए आता है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? क्यों अपने पति की देवदासी बनकर बैठ गई हो? कुछ अपने बारे में भी सोचो। भूल जाओ उसको जैसे वह तुम्हें भूल गया है। बस इस घर में रहो। अगर वह तुम्हें आकर बुलाता है तो बोल दो, अगर नहीं बुलाता तो उसके पीछे मत भागो। जब औरत मर्द के पीछे भागती है तो वह ऐसे ही आगे आगे भागता है। रमा ने मेरी बात मानने का वादा किया और उसके बाद वह ठीक हो गई। अब जब उसका पति आया वह बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई और अपने कामों में लगी रही। उसके लिए यह मुश्किल था, लेकिन वह तरीके से सब कर रही थी। 2 हफ्ते तक तो उसके पति ने यह सब कुछ नोट नहीं किया, लेकिन इस बात जरूर कहा, आजकल तुम मुझसे दूर दूर रहती हो। तो रमा ने कहा, हाँ, बस आप भी मसरूफ रहते हैं, इसीलिए मैं भी मसरूफ रहती हूँ। यह फॉर्मूला कभी खाली नहीं जाता कि आप किसी को बेरुखी दिखाओ और फिर वह आपके पीछे न आए। चाहे वह कितना भी पत्थर दिल हो, आपके बारे में सोचेगा जरूर कि यह तो मेरे पीछे पीछे आती थी, अब यह मेरे पीछे नहीं आ रही। और जब वह आपके बारे में सोचेगा तो कहीं ना कहीं आप उसके दिल में बैठ जाओगी और फिर वह सवाल जरूर करेगा या कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे पता चलेगा कि वह आपके बारे में सोच रहा था। लेकिन उसके पति ने उससे कहा कि आज से ऊपर वाली मंजिल में एक मेहमान रहेगा जो कि मेरे दोस्त का बेटा है और यहाँ पे एक गेस्ट होगा। रमा ने मुझे भी यह बात बताई और हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह व्यक्ति वहां आया तो उसे देखकर हम दोनों हैरान रह गईं। वह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान था और रमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका नाम राज था और वह यहाँ पढ़ने के लिए आया था। वह ऊपर वाले पोर्शन में रहने लगा। रमा को उसके पति ने कहा था कि उसके लिए खाना हमारे घर से ही जाएगा, क्योंकि उसके बाप के साथ मैं कारोबार करता हूँ, हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। रमा खाना बनाती तो ट्रे में डालकर सीढ़ियों पर रख देती और वह उठा लेता। वह पहले से बेहतर हो गई। मैं अपनी दोस्त से मिलती तो वह अपने पति के बारे में कोई बात नहीं करती थी, बस चुपचाप ही बैठी रहती थी। एक दिन रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उस दिन मैं भी घर पे नहीं थी, अपने मायके गई हुई थी। उसने राज से मदद मांगी, जो उसको उठाकर अस्पताल ले गया और सारी रात वहां पर रुका। उसके बाद सुबह उसे वापस ले आया। आज मुझे पता चला, मैं फौरन मिलने गई। उसने कहा कि मैंने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था। मैंने रमा को समझाया,
तुम अभी भी गुस्सा अपने ऊपर निकाल रही हो। नहीं निकालो, वह कहीं खो सी गई थी। एक दिन मैं अपने घर के सहन में बैठी कोई काम कर रही थी जब मुझे रमा के मुस्कुराने की आवाज आई। ये आवाज तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी क्योंकि उसकी मुस्कान थी ही बहुत ज्यादा खूबसूरत। लेकिन आज वह किस बात पर मुस्कुरा रही थी? उसका पति तो अभी तक नहीं आया था। रमा के हाव भाव बदलने लगे थे। अब वह खुश रहती थी और अपने पति के बारे में कोई बात नहीं करती थी। अक्सर तैयार होकर रहती थी और उसके हंसने की आवाजें भी आती थीं। अगर वह मुझसे किसी की बात करती तो वह था राज। उसके अलावा कोई खास बात नहीं करती थी। जब से राज ने उसकी मदद की थी तब से वह उसी के बारे में बातें करती रहती थी। एक दिन मुझे कहने लगी कि उसने मेरी जान बचाई, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो मैं अकेली पड़ी हुई ही मर जाती। और तुम्हें पता है, कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई आपकी जान बचा लेता है तो फिर वह जान उसकी हो जाती है। मैंने कहा, तुम्हारी जान राज की हो गई है? किस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें एक बात बता रही थी। राज सुबह सुबह शायद पढ़ने के लिए चला जाता था और शाम को ही वापस आता था, और अक्सर शाम को ही रमा बहुत ज्यादा तैयार होकर बैठी होती थी। जिस तरह हमारे घरों की दीवारें मिली हुई थीं, उसी तरह उसके बेडरूम की दीवार और मेरे बेडरूम की दीवार भी एक ही थी। जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे अजीबो गरीब किस्म की आवाज आई और मेरा दिल कट सा गया। सुबह मैं रमा से फौरन मिलने गई और मैंने कहा, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो ना? उसने कहा, नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा, तुम्हारा पति आया है? तो उसने कहा, नहीं, वो तो नहीं आया। वो संडे को आता है और आज तो मंगल का दिन है। लेकिन उसने पैसों की एक छोटी सी बोरी भेजी थी। बोरियां भर के पैसा भेजता है आजकल, और मैंने उसे हिफाजत से रख दिया। अच्छी बात है, पैसा ही तो जरूरी होता है। मोहब्बत तो नसीब में हो तो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। इस शख्स ने मुझे सारी जिंदगी दिया ही क्या है? पहले गरीब था तो ताने देता रहता था कि तुम्हारी वजह से मैं गरीब हूँ। फिर औलाद नहीं हुई तो उसके लिए भी मुझे ही ताने देता है, जबकि औलाद पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन अब मुझे उसकी तरफ से पैसा तो मिल रहा है। मैं तो इन पैसों को खर्च ही नहीं करती थी, बाजार ही नहीं जाती थी, कोई चीज ही नहीं लेती थी। तुम ठीक कहती थी, अपनी खुशी अपने अंदर तलाश करनी चाहिए। आज मैंने बाजार जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। ढेर सारे कपड़े लेने हैं, जूते लेंगे, अपने आप को सजाऊंगी, संवारूंगी, खुश होऊंगी। मैं रमा की जुबान से ये अल्फाज सुनना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि अब वो ये अल्फाज क्यों बोल रही थी। वह मेरी दोस्त थी, मैं बचपन से उसको जानती थी। मेरी माँ नहीं थी, मैं उसकी माँ को ही अपनी माँ कहा करती थी। उसकी माँ इस दुनिया से गई तो मुझे ऐसा ही लगता था जैसे मेरी अपनी माँ मर गई है। अब रमा ने अपने आप को संभाला नहीं था, बल्कि वो तो शायद आग से खेल रही थी, और मुझे इस बात का पता चल चुका था। लेकिन मैंने उसको जताया नहीं और उसको इतना जरूर कहा कि तुम कोई गलत हरकत मत करना। तो वो इस बात पर गुस्सा हो गई। गुस्सा तो वही होता है जो पहले से ही गलत हरकत कर रहा होता है। वह कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप किसी को कोई बात समझाते हो कि देखो तो मैं ऐसा ना करना, और पहले से ही वह यह काम कर रहा हो, तो वह गुस्सा हो जाता है। तो तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कोई यह काम कर रही हूँ? दिन इसी तरह गुजरते रहे। रमा बला आखिर खुश रहने लगी। अब वह मेरे पास भी बहुत कम आती थी। एक दफा तो 4 दिन बाद आई। मैंने कहा, तुम मिलने नहीं आती? पहले तो रोज आती थी। कहने लगी, तुम क्यों नहीं आती? तो मैंने कहा, तुम्हें पता है मेरे घर में बहुत काम होते हैं, सास भी हैं, तुम अकेली रहती हो ना, आ सकती हो। तो कहने लगी, नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, राज भी होता है, और फिर राज को ठंडा खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहती हूँ कि उसके लिए अच्छा खाना बनाओ, वो भी गरम गरम। पढ़ाई कर रहा है, अच्छा खाना नहीं खाएगा तो उसका दिमाग कैसे चलेगा? मैंने कहा, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? तो उसने कहा, घर में रहता है, और फिर मेरे पति ने कहा है कि यह हमारे बिजनेस पार्टनर का बेटा है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम जरूरत से ज्यादा ही उसका ख्याल रख रही हो, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसे आग से खेलना कहते हैं, और आग की फितरत में रहम नहीं होता। जो इसके साथ छेड़खानी करता है ना, ये उसे जलाकर राख कर देती है। रमा तो मुझे बातें सुनाने लगी। अब मैं खुश रहने लगी हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? पहले तुम ही तो कहती थी कि अपनी खुशी अपने अंदर तलाश करो, अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दो, और अब जब मैंने तुम्हारी बात मान ली है तो मुझे इस तरह के ताने दे रही हो। तुमसे दोस्ती करके मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी।
मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। रमा मुझसे झगड़ा करके चली गई और वो हमारा आखिरी झगड़ा था, क्योंकि उसके बाद मैंने उसे अपने घर में नहीं देखा। मैं उसके लिए बहुत परेशान थी। मुझे पता था कि वो कोई गलत काम कर रही है। दरअसल वो राज के साथ रिश्ते में आ गई थी, एक ऐसा रिश्ता जिसको नाजायज रिश्ता ही कहा जाता है। जब शाम होती थी तो वो छत वाले कमरे में चली जाती थी और छत वाला कमरा राज के पास था। इसके बाद मुझे भी गुस्सा आ गया कि मैंने उसका हर तरह से ख्याल रखा और अभी भी मैं उसे अच्छा मशवरा दे रही थी और वो मेरे साथ लड़ाई करके चली गई। 1 हफ्ते तक मैंने भी उससे बात नहीं की। 1 हफ्ते बाद सुबह सुबह अचानक ही उसके घर से पुलिस की आवाज आई और जब हम लोग वहां पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। रमा की लाश घर के सहन में सफेद कपड़े के नीचे पड़ी थी और राज घर से फरार हो चुका था। उसका पति वहां पर खड़ा था। पुलिस का कहना था कि राज बहुत बड़ा चोर था। दरअसल वो इस तरह की चोरियां करता रहता था पहले भी, और उसने घर में पड़ी हुई सारी दौलत उठा ली और रमा को कत्ल करके वहां से चला गया। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो ये भी पता चला कि रमा उम्मीद से थी और उसके पति का कहना था कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि शायद राज का ही था। रमा अपनी तन्हाई से तंग आकर और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज के करीब चली गई थी। उसने उस पर भरोसा किया और वो उसी को जान से मारकर चला गया। मैं गम से बेहाल थी क्योंकि मेरी बहन जैसी दोस्त इस दुनिया से चली गई थी। बेचारी रमा कितनी बदकिस्मत थी, सारी जिंदगी मोहब्बत के लिए तरसती रही और जब उसे मोहब्बत मिली तो उसी मोहब्बत ने उसकी जान ले ली और उसको बदनाम भी कर दिया। रमा की मौत का जिम्मेदार राज नहीं बल्कि उसका पति था, जिसने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दी, उसकी जरूरतों का, उसके जज्बातों का ख्याल नहीं रखा। उसको पैसा भेजता रहा और कभी ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, उसके पास नहीं बैठा। फिर उसने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए राज से नाजायज रिश्ता बना लिया और राज तो उसके लिए कभी भी अच्छा था ही नहीं। राज रमा के पति के बिजनेस पार्टनर का बेटा था, लेकिन उसका कहना था कि ये मेरा सौतेला बेटा था, अपना नहीं, और ये पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहता है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि ये मेरा बेटा है। जो भी हालात हुए, जो कुछ भी हुआ, लेकिन कुर्बान तो मेरी सहेली हो गई ना। रमा के पति ने वो घर बेच दिया है और अब वो घर खाली पड़ा है। मैं अपनी दोस्त को आज भी बहुत याद करती हूँ। कभी कभी बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता है जैसे इस खाली घर में रमा की मुस्कुराहट गूंज रही है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी तो ज्यादा नहीं सुन सके हम। हमने हमेशा उसे रोते हुए ही देखा था। वो इस दुनिया से 25 साल की उम्र में चले गई। मोहब्बत के लिए तरसती बिल्कुल रमा की ये कहानी है जिसने मोहब्बत ने मार दिया। मेरी प्यारी दोस्त, लोग उसके पीछे बातें करते हैं, पर मैं जानती हूँ कि वो मजबूर थी। उसे इस जगह पर लाया गया था, उसे मजबूर किया गया था। मैं तो आखिरी बार उससे मिल भी नहीं सकी, उसे माफ भी नहीं कर सकी। उसके पति ने दूसरी शादी कर रखी थी, ये बात भी बाद में पता चली। आप ही बताइए, गलती किसकी थी? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।